नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में 400 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला और राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, देश की सफलता पुराने मापदंडों पर आधारित नहीं, सेना को आत्मनिर्भर बना रहा है भारत। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का भी किया अनावरण। कहा, शंकराचार्य का जीवन जन साधारण के कल्याण के लिए समर्पित। अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, तीर्थ स्थलों के विकास से सदियों बाद लौट रहा है भारत का गौरव। केंद्र और उसके बाद राज्यों की ओर से करों में कटौती से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी। अलग अलग राज्यों में 10 से 17 रुपए तक कम हुए पेट्रोल और डीजल के दाम। महानगरों में सबसे सस्ता पेट्रोल चेन्नई में तो डीजल दिल्ली में। पटाखों के धुएं से जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की आबोहवा। प्रदूषण का लेवल बढ़कर खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक 7 नवंबर के बाद राहत मिलने की है उम्मीद। पराली जलाए जाने से और खराब हो सकते हैं हालात। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में कोरोना की नई लहर का खतरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताया अंदेशा। कहा, संक्रमण की रफ्तार गंभीर चिंता का विषय। ब्रिटेन ने कोरोना के इलाज के लिए मर्क की मोलनुपिराविर टैबलेट को दी मान्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने केदारनाथ में 400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 10 सालों में उत्तराखंड में इतने पर्यटक आएंगे जितने पिछले 100 सालों में नहीं आए। बाबा केदार की धरती से उत्तराखंड को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करता है। सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। उत्तराखंड सरकार के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह अनुशासन दिखाया वो सराहनीय है। पहाड़ों से परिचय है ना, उनको पता है
कि काम आसान नहीं होता है। घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के 2 या 5 परिवार को वैक्सीनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुंचना होता है। कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है। क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको, आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया है। उन्होंने इस परियोजना की प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी की है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनमें सरस्वती आस्था पथ और घाट के इर्द गिर्द सुरक्षा की दीवार, मंदाकिनी आस्था पथ के आसपास सुरक्षा की दीवार, तीर्थ पुरोहित गृह और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं। इन परियोजनाओं को 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने संगम घाट के पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटन सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल, 2 अतिथि गृह, पुलिस स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रेन शेल्टर और सरस्वती नागरिक सुविधा भवन समेत 180 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा केदारनाथ के दर्शन और रुद्राभिषेक करने के साथ ही आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए यहां प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां उत्तराखंड के विकास का जिक्र किया, तो वहीं तीर्थ स्थानों के पुनरुद्धार की बात कही। प्रधानमंत्री ने अयोध्या, मथुरा, काशी और सारनाथ में चल रहे कामों का जिक्र करते हुए कहा कि आज हमारी विरासत को पुराना गौरव हासिल हुआ है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पूजा अर्चना की, शीश झुकाया, ध्यान लगाया। उन्होंने गर्भगृह में पूजा कर मंदिर परिसर की परिक्रमा की। भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जय बाबा केदार। अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य का जिक्र करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही जन साधारण के कल्याण के लिए वो समर्पित रहे। बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को सांगोपांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दूसरे धार्मिक स्थानों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारी सांस्कृतिक विरासतों को, आस्था के केंद्रों को उसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए। आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को
इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री ने करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 5वीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा और आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर समेत देश में 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धामों सहित आस्था के कई अन्य स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने ग्लासगो में आयोजित हुए COP26 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की तरफ से की गई घोषणाओं का स्वागत किया। IMF के संचार विभाग के निदेशक गैरी राइस ने कहा है कि 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य के अनुकूल ढलने समेत नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने और अपनी अर्थव्यवस्था पर कार्बन की महत्ता को कम करने के लिए लक्ष्यों को लेकर COP26 में की गई भारत की घोषणा का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय और जलवायु परिवर्तन से निपटने के अनुकूल नीतियों में भारत का उल्लेखनीय निवेश संकेत देता है कि भारत अपने नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे की ओर कदम उठाने को पूरी तरह से तैयार है। ग्लासगो में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की भारत ने घोषणा की है और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का भी आश्वासन दिया। भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन की गहनता में 45% से अधिक कमी लाएगा। भारत ने ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल पक्षों के शिखर सम्मेलन COP26 में वैश्विक समुदाय से सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। हरित ग्रिड पहल, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्रिड को परस्पर जोड़े जाने की पहल कम कार्बन उत्सर्जन ऊर्जा प्रणाली के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से घोषित इस पहल का भरपूर समर्थन किया। अफगानिस्तान की समस्या के समाधान के लिए भारत अगले सप्ताह क्षेत्रीय देशों की बैठक करेगा। दिल्ली में NSC स्तर पर होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। रूस और ईरान समेत इस इलाके के सभी महत्वपूर्ण देशों ने इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है और ये बैठक 10 नवंबर को होगी। इस बैठक के लिए चीन और पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसमें शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। मध्य एशिया के सभी देशों ने इसमें शामिल होने पर हामी भर दी। भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन क्षेत्रीय देशों में अफगानिस्तान समस्या के निदान में भारत की भूमिका की महत्ता को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा लेने और समावेशी समाज की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। विशाखापत्तनम में विश्व विज्ञान विद्याध्यात्मिका पीठम की पूर्व पुजारी उमर अली शाह पर पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्होंने अहम बातें कही। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अली शाह के योगदान के लिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। उन्होंने व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। Communication system to explain and highlight the life and teachings and preachings of the great freedom fighters, to inspire the present generation. The present generation do not understand, do not know the sacrifices made by many of those people. Unfortunately, our textbooks also, because of the colonial mindset of some of the historians,
and people who prepare the textbooks, they do not explain adequately the life and teachings and sufferings and the great sacrifices made by our freedom fighters adequately. So that's why if the newspapers and the communication system and then the other philosophers, they take up this, that will be very inspiring to the younger generation. I feel this is very much required. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज विशाखापत्तनम में विशाखा साहित्य के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने लेखकों से बाल साहित्य पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य एक राष्ट्र की महानता और गौरव को दर्शाता है और साहित्य को आकार देने में संस्कृति और परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. The rich countries, the industrialized countries, wanting to do as little as possible and to shed the blame onto other countries like India. India is one of the countries which walks the talk on what it says on climate. विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। We have been leaders in the area of renewable energy. We need an agreement which is just, which is equitable. That the fundamental thing that we need to safeguard in our strategy is our development space. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के भावनगर में सरकार की हर घर दस्तक पहल के तहत गांव का दौरा किया और घर घर जाकर लोगों से कोविड-19 रोधी टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने इस पहल का समर्थन करने और अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीपोत्सव के दूसरे दिन अयोध्या पहुंची। उन्होंने परिवार सहित रामलला के दर्शन किए, साथ ही हनुमानगढ़ी कनक भवन में भी पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने सरयू घाट पर भी विशेष पूजा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में नए राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को इसका शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन के साथ आला अधिकारियों के साथ बैठक की। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे आज उन्होंने वापस ले लिया। सिद्धू ने ये कहा कि नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बाद वो कमान संभालेंगे। कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए जाने वाला कर्फ्यू जो है वो वापस ले लिया। साथ ही कोविड के दोनों खुराक लेने वालों को सरकारी परिसरों में प्रवेश की अनुमति दी गई है। प्रदेश में 3 जुलाई को रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। इलाके की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित रहा।
मणिपुर के हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इम्फाल के गांधी मेमोरियल हॉल में 10 दिवसीय निंगोल मेले का आयोजन किया गया। पिछले साल कोविड की वजह से मेले को रद्द कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में सिल्क उद्योग में नई तकनीक के आने से विकास को गति मिली है। सरकार पारंपरिक उत्पाद, हैंडलूम और हथकरघा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सैलानियों का आना शुरू हो गया है। बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए महत्वपूर्ण नंबरों को साझा किया है। और अब कुछ और अहम खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5% से घटाकर 0 कर दिया। इस कटौती का उद्देश्य खाद्य तेल के मूल्यों में पिछले 1 साल से चली आ रही तेजी को रोकना है। कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अधिभार को 20% से घटाकर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर इस अधिभार को घटाकर 5% कर दिया गया। रिफाइंड पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर आधारभूत शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। और केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद कई राज्यों ने भी इस पर लगने वाले वैट पर कटौती की है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। कीमतों में कमी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल अब 103 रुपए 97 पैसे और डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत घटकर 109 रुपए 98 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गई। कोलकाता की बात करें तो यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 67 पैसे और डीजल 89 रुपए 79 पैसे हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे और डीजल की कीमत 91 रुपए 43 पैसे हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 7-7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। ईटानगर में पेट्रोल की संशोधित कीमत 96 रुपए 24 पैसा तो डीजल की कीमत जो है वो प्रति लीटर 79.63 रुपए हो गई। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए तक की कटौती की गई। मध्य प्रदेश में अब पेट्रोल की कीमत जो है वो 107.2 रुपए पेट्रोल की जो कीमत है मध्य प्रदेश में 107.23 रुपए, जबकि डीजल की कीमत जो है वो प्रति लीटर 90 रुपए 87 पैसे हो गई है। 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 107 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 5,65,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 12,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.23% हो गई है। अब तक कुल 3 करोड़ 37 लाख 25,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश में कुल 61 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में कोरोना वायरस की एक और लहर आने के खतरे का अंदेशा जताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर हैंस क्लूज ने ये कहा कि मामलों की संख्या फिर से करीब रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ने लगी है, जो कि चिंता का विषय है। क्षेत्र में संक्रमण की रफ्तार गंभीर चिंता का सबब बन रही है। उन्होंने डेनमार्क के कोपेनहेगन में संगठन के यूरोप मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि हम महामारी के उभार को लेकर एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप फिर से महामारी के केंद्र में है, जहां हम 1 साल पहले थे। उन्होंने कहा कि अगर यह स्थिति जारी रहती है तो क्षेत्र में फरवरी तक 5 लाख और लोगों की महामारी के कारण मौत हो सकती है। और इसी बीच ब्रिटेन ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मर्क की एंटीवायरल टैबलेट को मंजूरी दी है। इस दवा का नाम मोलनुपिराविर है और इसी के साथ ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने इस दवा को कोरोना के उपचार में प्रयोग करने की अनुमति दी है।
ब्रिटेन की सरकार ने फिलहाल 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों पर इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी है। और दिल्ली समेत एनसीआर में पटाखे जलाए जाने के बाद यहां की जो फिजा पर घने कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिसके बाद से लोगों के गले में जलन हो रही है, आंखों में पानी आ रही है, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले महीन कण यानी कि PM 2.5 की 24 घंटे की औसत सांद्रता बढ़कर आज सुबह 9 बजे 410 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई, जो कि 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित दर से करीब 7 गुना अधिक है। और आज देश बंधु चित्तरंजन दास की जयंती है। इस मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कई गणमान्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भारत की आजादी के नायक चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। वो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। देश के प्रति उनके समर्पण और स्नेह के कारण उन्हें देश बंधु कहा जाता था। उन्होंने बंगाल में पहले स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वह अनुशीलन समिति के सदस्य थे। और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व है। मान्यता यह है कि आज के दिन श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। तभी से इस दिन को गोवर्धन और अन्नकूट पूजा के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन 56 भोग बनाए जाते हैं। घरों में गाय के गोबर से प्रतीकात्मक पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और इन तमाम अहम खबरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं वाराणसी के भव्य गंगा आरती की झलकियों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बंधु रस विरक्ति गंत संकट प्रमोद मान